एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस, उसमें हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ये सारे नोट्स एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी की रीडिंग इम्पॉर्टेंट है और अभी हम लोग बेसिक में करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये डेप्थ का टॉपिक है और आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे 10th 11th 12, बेसिकली जब 11th और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 11th में हमें और अच्छे से ये सब बातें पढ़नी है। क्लास 1 हम लोग देखते हैं चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्लास 9th में हमें दो ही लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लेकिन क्लास 11th में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग और आगे के लॉस पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कंजर्व रहता है, मतलब मास क्रिएट नहीं हो सकता और मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता एक केमिकल रिएक्शन में। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगला आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। ये बोलता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास। तो जैसे एग्जांपल के लिए वाटर है, तो वाटर में कितने एलिमेंट्स हैं? तो दो एलिमेंट्स हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो वाटर में दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें जो होंगे वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास होंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 आएगा, हम ऐसे देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ दो एटम्स हैं तो 2 ग्राम ले लेते हैं या फिर 2 यूनिट, और ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो 1:8 एटॉमिक मास। ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी बस हम इतना जानते हैं कि वाटर में क्या पाया गया कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, या हम कह सकते हैं इक्वल प्रपोर्शन है। वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर क्या है? उसका सोर्स कोई भी हो, रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो या फिर रेन वाटर हो, कोई भी सोर्स हो, उसका जो हमारा रेशियो है वो आपका 1:8 होता है। उसी तरह एक अमोनिया कंपाउंड है NH3, मीथेन कंपाउंड है CH4। ये सब कंपाउंड और उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो इन अमोनिया NH3 N2 एंड H2, तो जनरली हम लोग H2 और N2 लिखते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, हम लोग अभी देखेंगे, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। तो पाया गया कि जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है इसका रेशियो हमेशा 14:3 आता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 आता था वाटर में। वॉट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑप्टेन, तो किसी भी मेथड से या किसी भी सोर्स से अमोनिया को ऑप्टेन करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमेशा 14:3 में आता है। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। उसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसमें पॉस्टुलेट मतलब उसमें हम कह सकते हैं क्या क्या उन्होंने बताया था कि इस थ्योरी में क्या क्या है। तो सबसे पहला उन्होंने बताया था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो उन्होंने कहा कि जो भी मैटर है, जितना भी मैटर, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है जिनका नाम एटम्स होता है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एटम्स को हम लोग और तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि फिर एटम्स के अंदर भी पता लगाया उसके अंदर और क्या क्या होता है पता लगाया गया। लेकिन उन्होंने कहा था एटम्स को हम लोग और तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल हो जाता है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस एटम का कुछ मास होता है, तो एक तरह से मास को हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमें इस साल नहीं पढ़ना है, पर अगले साल में पहले चैप्टर से ही हमें केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, और आगे 11th 12th और आगे अगर हम लोग केमिस्ट्री करते हैं तो हम लोग को ये करना है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से। उसके बाद उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक एलिमेंट बहुत सारे एटम से बनता है, तो जितने भी वो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, मतलब उनका मास और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगा। अगर सेम एलिमेंट के एटम है तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगा।
एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो होल नंबर के रेशियो में, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में वो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड्स अलग अलग एटम से बनता है। जैसे हमने वाटर देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो एक गिवन कंपाउंड जो हमारे पास होता है उसमें जो नंबर और काइंड्स ऑफ एटम होते हैं वो रिलेटिव नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, उसमें बाय मास था, मतलब मास हमारा सेम, मतलब रेशियो में होता है, प्रोपोर्शन में होता है, और मास किसका होता है, एटम्स का ही होता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये वाटर बनाएंगे। 1 एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन के, तो ये अमोनिया बनाएंगे। तो ऐसे H2O, NH3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उससे पहले कि ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जो एटम्स है वो और भी स्मॉलर पार्टिकल से बने रहते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। कुछ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस है जो अनसॉल्व्ड है, और कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उससे जो रिलेटेड है वही मैंने लिए हैं। तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, इसका फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ना है अभी, बाद में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट, तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो किसके संग रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड के संग, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिया भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली जो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है वो क्लास 10 के पहले चैप्टर में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दिया है वर्ड फॉर्म में, तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड ये सब रिएक्टेंट्स कहलाते हैं जो कंबाइन करते हैं, और बनता क्या है, तो एरो दिखाता है क्या बनता है, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला हमें 9th में नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार लिख दिया क्योंकि आगे केमिस्ट्री में आप बढ़िएगा तो आपको फार्मूला से ही आगे बढ़ना होगा, शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड कितना है, 6 ग्राम, सोडियम एसिटेट कितना है, 8.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2.2 ग्राम, और वाटर कितना है, 0.9 ग्राम। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जहाँ कुछ चीज़ें आपस में मिलकर कुछ नई चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट, जो चीज़ें मिलती हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। इनके मास को जोड़ने पर कितना आएगा, 11.3 ग्राम। उसी प्रकार जो हमारा नया सब्सटेंस बना, प्रोडक्ट्स जो बना, उसको जोड़ेंगे तो 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, 11.3 ग्राम। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो नो लॉस और गेन ऑफ मास इन द रिएक्शन। तो जो मास है वो ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ना डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ, वो इक्वल रहा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। हमने देखा था H2O वाटर बनाने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 होता है। जैसे ये हो गया क्या, रेशियो बाय मास, रेशियो बाय वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो हमें मास देखना है। What mass of oxygen gas will be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? तो अब पूछा गया है कि अगर उनके मास का रेशियो 1:8 है तो what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होता है, वो ऑक्सीजन गैस के संग मिलता है,
तो क्या बनता है, वाटर बनता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्राम दिया हुआ है। 3 ग्राम अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का वजन 3 ग्राम है, तो वाटर बनाने के लिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन गैस चाहिए ताकि पूरा का पूरा 3 ग्राम क्या हो, यूज़ हो जाए, कुछ भी बचे नहीं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन है 1:8, तो इसका हम लोग मतलब कैसे समझेंगे, इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं 1:8 को, ये समझ सकते हैं कि यहाँ 1 है क्या, हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स कम्प्लीटली, मतलब वो पूरी तरह रिएक्ट करता है किससे, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बस क्वेश्चन है हमारा 3 ग्राम किससे करेगा, तो 1 ग्राम 8 ग्राम से करता है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन 8 3 24 ग्राम से करेगा। हैंस 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 3 × 8 दैट इज 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड हो गया ये हमारा। ठीक है, तो ऐसे भी समझ के कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने बहुत सारे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स देखे। यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा पॉस्टुलेट ये बताता है या रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले दिए गए थे, तो फिर डाल्टन ने अपने पॉस्टुलेट में इनको भी इंक्लूड किया या इनके आधार पे कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए। ठीक है, तो इनका जब यूज़ किया तो कौन सा पॉस्टुलेट बताता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आए हैं और ये पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, द पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज। तो कौन सा पॉस्टुलेट है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में था पॉस्टुलेट कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल, मतलब और उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो वो पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उन एटम्स का एक मास होगा, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं मास भी एक केमिकल रिएक्शन में ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। अगला हम लोग देखते हैं विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो फिर से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस पहले दिया गया था जब उन्होंने थ्योरी दी उससे पहले, तो उनका कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है या बताता है। तो हम लोग देखते हैं द पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो अगर एक हमारे पास गिवन कंपाउंड है तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास बताता था, तो मास किसका होगा, एटम्स का ही होगा। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, कि ऑक्सीजन का एटम है, कि हाइड्रोजन का है, कि नाइट्रोजन का है, तो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक गिवन कंपाउंड में उनका नंबर और उनके काइंड कांस्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी सोर्स से हम लोग वो कंपाउंड को ऑब्टेन करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये एक्सरसाइजेस के 2 क्वेश्चन है। अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। ठीक है, बोरॉन हमारा पीरियोडिक टेबल हमें ध्यान रखनी है, तो एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन हो जाता है और एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन हो जाता है। तो एक कंपाउंड बना है, अलग अलग एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में देखा था। तो ऑक्सीजन और बोरॉन से हमारा एक कंपाउंड बना है और वो 0.24 ग्राम है, वॉज फाउंड बाय एनालिसिस। तो एनालिसिस की जाती है, सब हायर क्लासेस में हमें और आगे पढ़ना है साइंस में कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कितना ग्राम क्या है। ठीक है, वो किन किन एलिमेंट से बना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये 11th में हमें बेसिक में पढ़ना है और हायर स्टडीज़ हायर क्लासेस में और आगे जाना है। वॉज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर बोरोन और ऑक्सीजन से बना है, तो दोनों का कुल वज़न 0.24 ग्राम है, पर उसमें से बोरोन का वज़न कितना है? तो बोरोन है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। और हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट या बाय मास भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट और मास को इतना डिफ्रेंशिएट केमिस्ट्री में नहीं किया जाता है, पर फिजिक्स में बहुत अच्छे से इसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो हमें बताना है कितना परसेंट बोरॉन है उस कंपाउंड में और कितना परसेंट ऑक्सीजन है जब हमें दोनों का मास दिया है, इंडिविजुअल मास। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या है? 0.24 ग्राम। मास ऑफ बोरोन हमें दिया है 0.096 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया है 0.144 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ बोरोन बाय वेट, तो बोरोन का परसेंटेज क्या है वेट के अनुसार, क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालना है। तो परसेंटेज हमारा होता है जिसका परसेंटेज निकालना है बोरोन का, तो मास ऑफ बोरोन डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं, तो यहाँ टोटल मास करेंगे कंपाउंड का इंटू 100%। तो एक जनरल होता है जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं किसी का भी। तो यहाँ पर मास ऑफ बोरोन हमारे पास 0.096 ग्राम है, टोटल मास 0.24 ग्राम है इंटू 100%, जो हमारा 40% आ जाएगा। उसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है मास, तो हम लोग न्यूमरेटर में मास ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में है? तो मास के रिस्पेक्ट में। तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 60% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म। तो हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जैसे आपको अभी एक क्वेश्चन याद होगा, सोडियम कार्बोनेट था, एसिटिक एसिड था, सोडियम एसीटेट बन रहा था और ऐसे बन रहे थे। वैसे अब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएगा और फॉर्म क्या कर रहा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो लैंग्वेज समझ के हमें पता करना होता है कि कौन मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। What mass of CO2 will be formed when 3 ग्राम of carbon is burnt in 50 ग्राम of oxygen। तो जब 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। Which law of chemical combination will govern your answer। तो कौन गवर्न करेगा, मतलब कौन आपको बताएगा या कौन आपको गाइड करेगा कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल, मतलब कौन सा लॉ इसमें लग सकता है या इसका आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कौन से लॉ के आधार पर आप निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। तो हमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो कार्बन CO2 नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ C होता है। ऑक्सीजन का एलिमेंट का सिंबल तो O होता है, पर ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, वो हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग O2 ही लिखते हैं इसको। 2 एटम्स हम लोग अभी देखेंगे इसी चैप्टर में। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 का मतलब डाई होता है, डाई ट्राई, तो वैसे डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो CO2। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्राम था, 8 ग्राम था, 11 ग्राम बना, तो हम लोग देख सकते हैं 3 + 8। यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह हम लोग इसी का यूज़ करेंगे कि कार्बन दिया है 3 ग्राम और ऑक्सीजन दिया हुआ है 50 ग्राम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही तो प्रोडक्ट आएगा, और प्रोडक्ट तो एक ही है। अगर एक या एक से ज़्यादा होता तो हम लोग बता नहीं पाते कौन कितना बना, हम लोग टोटल ही बता पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही है और वही टोटल है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स 53 ग्राम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो CO2 ही है, तो पूरा CO2 ही 53 ग्राम बनेगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स लेफ्ट में लिख दिया क्योंकि वो हमें चाहिए, तो मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ CO2 आप कैपिटल M से भी कर सकते हैं, पर जनरली स्मॉल m से करते हैं। m ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 3 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 50 ग्राम, तो 53 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ CO2। हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल गवर्न। तो हमने कैसे पता लगाया, किसके आधार पे, किसने गवर्न किया हमें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल गवर्न द आंसर। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 1 पूरी की। क्लास नंबर 2 में हम लोग और आगे बढ़ेंगे
बहुत ही बेसिक में पढ़ेंगे, बहुत गहराई में हमें ये सब टॉपिक्स पढ़ना है, पर हायर क्लासेस में अभी बहुत ही बेसिक में पढ़ेंगे और धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे।